1 से 2 बजे के आसपास ये लोग प्रयागराज पहुंच जाएंगे, क्योंकि 28 तारीख को एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई है और लगातार ये देखा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। और अब क्योंकि इससे पहले जितनी भी सुनवाई हुई है विष्णु, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई है, और इस बार भी अतीक के वकीलों की तरफ से यही कहना था कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसके लिए अपील भी की गई, लेकिन कोर्ट में पेश होना था, इस वजह से जो कानूनी पेचीदगियां थी वो भी यहां पर देखने को मिली थी विष्णु। देखिए, बिल्कुल अतीक अहमद ने साबरमती जेल से निकलने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उसे खतरा था कि उसकी जो है जान पे बनाएगी, यानी वो सुरक्षित नहीं है बाहर जाकर के। ऐसे में उसका कहना यही था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या किसी भी तरीके से उसे साबरमती जेल में ही रोका जाए और वहीं पर उसकी सुनवाई को पूरा कर लिया जाए। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश कोर्ट में 28 जनवरी को सुबह 11 बजे पेश होना है, वह अपहरण कांड में, उमेश पाल अपहरण कांड में, जो कि 2006-7 का मामला था, उसमें मतलब फैसला आना है। तो ऐसे में आरोपी, जो कि ये नामजद आरोपी था, तो उसका मौजूद होना जरूरी है। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद साबरमती जेल को एक जो पत्र सामने आया था कि साबरमती जेल में भेजा गया एक पत्र था जिसमें कहा गया कि इनका उपस्थित होना व्यक्तिगत रूप से बहुत जरूरी है। तो उसकी इसीलिए जो कोर्ट की ने भी जो जेल था वहां पे भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया और आखिरकार 5:30 बजे, कल शाम को 5:30 बजे पूरी कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद अतीक अहमद को बाहर, जेल से बाहर लाया गया। और ये उसके पहले बहुत कुछ आशंकाएं थी कि आखिर क्या यूपी पुलिस उसको कस्टडी को ले पाएगी, लेकिन बहुत कुछ साफ हो गया 5:30 बजे और अतीक अहमद को लेकर के पुलिस की टीम रवाना हो गई। लेकिन मैं बात करूं कि डर किसे कहते हैं, यानी अब तक आप कई वर्षों तक अपने पूरे माफिया राज को डॉनगिरी दिखा करके दुनिया को डराते रहे, यूपी के लोगों को डराते रहे, अपनी दहशत फैलाते रहे। लेकिन आज आपको सरकार की, सत्ता की, कानून की ऐसी दहशत है कि आपने जेल से बाहर निकलने से आपने इनकार कर दिया। आपको अपनी मौत का डर सता रहा था। आप कह रहे थे, मीडिया से भी कह रहे थे कि क्या प्रोग्राम है, मैं जानता हूं इनका प्रोग्राम सेट है, और भी कई जो बातें उन्होंने साबरमती जेल के बाहर मीडिया से बातचीत में कही। तो मौत का डर खुद को जता रहा है और शायद इसीलिए 12 घंटे का वक्त हो चुका है। तो अतीक अहमद को पूरी गाड़ी में, जो सफर के दौरान कहीं नींद तक नहीं आई है, 2 बार वॉशरूम जरूर गए हैं, तो और चेहरे पे शिकन और थकान जो थी वो काफी देखी जा सकती थी। जबकि कोटा के पास में ही जब एक पेट्रोल पंप पर एक वॉशरूम में वो गए थे, तो आप देख सकते हैं किस तरह का डर जो चेहरे पर, जब कानून अपने पर आता है, जब सत्ता अपने पर आती है, तो कितना भी बड़ा कोई बदमाश हो, कानून, इसलिए कहा जाता है कि कानून के जो हाथ काफी बड़े होते हैं, कानून काफी मजबूत होता है। और आज उसी कानून के शिकंजे में हाथ बड़े होते हैं। और देखिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। एक वक्त था जब अतीक अहमद के गुंडई देखने को मिलती थी, दबंगई देखने को मिलती थी, और आज एक ऐसा वक्त है जब बड़े बड़े माफिया जो है वो घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े ऐसे माफिया हैं जो सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया गया है कि माफिया चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा भी माफिया हो, कार्रवाई होनी तय है। माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्योंकि पहले गुंडा राज वाली तस्वीरें आती थी, लेकिन अब कानून राज है और कानून के तहत ही, पूरी प्रक्रिया के तहत ये पूरी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और एक दो नहीं, ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, ऐसी कई सारी कार्रवाई हो चुकी हैं जो साफ तौर पर ये मैसेज देती हैं कि अब गुंडा राज नहीं चलेगा, अब गुंडई नहीं चलेगी, आपकी दबंगई नहीं चलेगी। पहले किस तरीके से दबंगई देखने को मिलती थी, ऐसे बड़े माफिया जो है अपनी दबंगई दिखा के जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, लोगों की जान ले लेते थे, और कई सारी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी। लेकिन अब तस्वीरें बिल्कुल बदल चुकी हैं और अब जिस तरीके से काम किया जा रहा है उसका साफ तौर पर आगे के लिए भी मैसेज है कि अब इस तरीके के जो माफिया हैं वो बिल्कुल भी पनप नहीं सकते हैं। पहले ये तस्वीरें लगातार सामने आती थी किस तरीके से ये अपना कब्जा जमा लेते थे विष्णु, क्योंकि आपने भी देखा होगा पहले के वक्त में और अब के वक्त में कितना ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। कानून पूरी तरीके से काम कर रही है और ऐसे माफियाओं को ये जवाब भी है, और बाकी जितने माफिया हैं उनके साथ भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी, साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश। देखिए, आज अतीक अहमद के अलावा, मैं चूंकि राजस्थान से बिलोंग करता हूं, राजस्थान में ही मैं रहता हूं वर्षों से,
तो बात मैं आपको उदयपुर की मतलब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की। तो जहां एक वक्त में कभी उत्तर प्रदेश का नाम अपराध जगत में सर्वोपरि हुआ करता था, कभी यूपी बिहार का जो अपराध जो था, नेक्सस था, वहां पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम था वो काफी चरम पर हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये जो अपराध है वो जो है वो कम हुआ। उसके अलावा जो अपराधी थे, वो दहशतगर्द जो थे, यहाँ पे जो बदमाश थे, वो उनके एनकाउंटर्स हुए, उनके पुलिस के साथ मुठभेड़, उनके पैरों में गोलियां लगी, सीने में गोलियां लगी, तो आखिरकार कहीं ना कहीं क्राइम जाके कंट्रोल हुआ। लेकिन यदि मैं बात करूंगा राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान एक वक्त में, अभी हाल ही में जब राजस्थान में गैंगवार की घटना हुई, तो राजस्थान में राजू शेठ बदमाश की जब हत्या कर दी गई, तो राजस्थान में भी कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े हुए। लेकिन अब वहां पर भी, राजस्थान में भी यही आपको देखने को मिल रहा है कि पिछले 5 महीनों में करीब 15 मुठभेड़ बदमाशों के साथ पुलिस की हुई है, जिनमें करीब 15-20 बदमाशों के पैर में गोली लगी पुलिस की मुठभेड़ के दौरान। वहीं पर 8 से 10 बदमाश ऐसे थे जिनके पैर जख्मी हो गए। तो यूपी पुलिस की तर्ज पे ही राजस्थान पुलिस ने भी अब बदमाशों को सबक सिखाने के लिए उनके साथ मुठभेड़ में हथियार उठाना जो है वो शुरू कर दिया है। पहले पुलिस भाग जाती थी या फिर माना एक सख्त संदेश कभी बदमाशों को नहीं दिया, लेकिन अब यूपी के बाद राजस्थान में भी इसी तरह का सख्त संदेश बदमाशों के खिलाफ देखा जा रहा है। चूंकि डीजीपी उमेश मिश्रा उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, तो सख्त संदेश दिया गया बदमाशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का जो मैसेज है वो साफ है, और शायद उसी मैसेज की वजह से आज जो माफिया था, जो डॉन था उत्तर प्रदेश में अपराध जगत का, अतीक अहमद, आज वो खुद डरा हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगातार पिछले समय से लंबी याचिकाएं कर रहा था कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद उन्हें जो है यूपी न ले जाया जाए, उसे साबरमती जेल में ही रखा जाए। लेकिन आखिरकार सब कुछ जो धारणाएं थी, याचिकाएं थी, वो साइड किनारे हुई, और आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अतीक अहमद को अपने कस्टडी में ले लिया है। और 28 मार्च को सुबह क्या जो है कोर्ट फैसला सुनाने वाला है अपहरण कांड में, ये देखना अभी बाकी होगा। जी बिल्कुल विष्णु, और ये भी है कि जो पहले दूसरों को डराया करता था, आज खुद भी डरा सहमा हुआ है लगातार। क्योंकि आपने तस्वीरें दिखाई हैं कि 5 से 6 जगह पर जो ये काफिला है वो रुका हुआ है, और हर जगह पे देखने को यही मिला कि अतीक अहमद बहुत डरा सहमा सा हुआ है। उसे पता है कि अब वो आगे कुछ नहीं कर सकता है। और ऐसे 2-3 फुटेज भी सामने आए थे जिसमें ये कहते हुए भी नजर आए हुए थे कि हाँ, योगी सरकार की तरफ से काम अच्छा किया जा रहा है। क्योंकि पहले वो अपनी धौस दिखाते थे, अपनी दबंगई दिखाते थे, लेकिन अब पता है कि अपनी धौस, अपनी दबंगई वो नहीं दिखा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो भी एक संदेश देने की कोशिश है, और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही देखा गया कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में नहीं, अब राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। राजस्थान में पिछले समय में एक एडिशनल एसपी जो कि 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुई थी, उनके अवैध जो उनका जो फार्म हाउस था वहां बुलडोजर चला। उसके अलावा जो पेपर लीक जो बड़ा जो कांड था, उसमें जो मास्टरमाइंड थे उनके बंगलों पर बुलडोजर चला। तो राजस्थान पुलिस में भी लगभग वो बुलडोजर और वही मुठभेड़ और वही गोलियां जो अब चलने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों में भय पैदा करने के लिए उनको दंड देना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी बात है कि आम जन में विश्वास पैदा करने के लिए अपराधियों में भय पैदा करना काफी जरूरी है, ताकि पुलिस का इकबाल मजबूत हो, आम जन सुखी रहे, सुरक्षित रहे और प्रसन्न रहे। लेकिन अब जो है यूपी पुलिस ने जो अपना तरीका बदला है, उससे बदमाशों का जो अपराधियों में जो भय है वो व्याप्त हुआ, और भय किस तरह का व्याप्त हुआ वो अतीक अहमद को देख करके समझा जा सकता है। जी बिल्कुल विष्णु, और ये बात बड़े बड़े माफियों की करे, चाहे बात अतीक अहमद की करे, मुख्तार अंसारी की करे, आजम खां की करे, ये वैसे मतलब गिने जाते हैं, ये बड़े बड़े लोग ऐसे माफिया गिने जाते हैं जिनके नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। लेकिन अब जब से कानून राज है, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है, इसी का ये नतीजा है कि बहुत ऐसे जो माफिया हैं या अपराधी हैं कह सकते हैं, वो सरेंडर करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो पकड़े जाने के बाद शायद बहुत कड़ी कार्रवाई उनके साथ हो सकती है, इसीलिए पहले वो सरेंडर बोल गए हैं।
देखिए क्या होता है, देखिए बिल्कुल जैसे शासक होता है वैसा सत्ता वैसे ही शासन चलता है। तो योगी राज का जब उत्तर प्रदेश में जब योगी राज हुआ, जब योगी आदित्यनाथ वहां पर आए, तो उसके बाद में शासन का जो है एक बड़ा बदलाव वहां पे देखने को मिला। सबसे बड़ी बात वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर, उसके अलावा कानून व्यवस्था और अपराध जगत जो था वो काफी चरम पर था, वहां अपराध काफी था। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा चुनौती थी अपराध को समाप्त करना और यूपी की छवि को बेहतर करना, उसको श्रेष्ठ करना। तो उसके लिए योगी की जो शासन, उनके शासन में उनकी पुलिस ने बदलाव किया, मैसेज दिया गया कि जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया गया बदमाशों के खिलाफ। और उसकी वजह थी क्या, पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश की छवि को एक अलग तरीके से देखने को मिली। यहाँ जो बदमाश थे उनके एनकाउंटर से शुरू हुए, बदमाशों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सख्त एक्शन लेना शुरू किया। कई बार फायरिंग, कई बार जो मुठभेड़ जब हुई तो कई बदमाश पुलिस की गोली से ढेर हो गए, कईयों की जान चली गई, तो कई आज भी पैरों के ऊपर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह की जो मैं कहना चाह रहा हूं कि शासक जब बदलता है, जब शासक मजबूत होता है तो शासन भी उसी के अकॉर्डिंग चलने लगता है। और वही आज कुछ यूपी में नजर आ रहा है और उसी का असर जो है आज इस बड़े केस में नजर आ रहा है, जो कि 187 जो मुकदमे जिनके खिलाफ दर्ज हैं। जी बिल्कुल। और विष्णु ये भी है क्योंकि जिस पूरे मामले में यानी कि उमेश पाल अपहरण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में 28 तारीख को पेशी होनी है, फैसला आना है। वहीं अतीक का भाई जो है अशरफ को भी बरेली से लाया जा रहा है, वो हत्याकांड में सुनवाई होनी है। तो देखिए दो अहम बातें सामने आ जाती हैं क्योंकि जिस दिन यानी कि 24 फरवरी को जब उमेश पाल की सरेरा हत्या की गई थी, उसके बाद उमेश पाल की मां का साफ तौर पर यही कहना था कि उन्हें सीएम योगी पर भरोसा है, उन्हें यूपी सरकार पर भरोसा है कि उनको इंसाफ मिलेगा। और उमेश की पत्नी ने भी ये कहा था कि माफियाओं ने उनके जीने का, ये कहते जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आखिर अब किस वजह से वो जिएंगी। यानी कि अब साफ तौर पर यही कहना था कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा है कि उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा और ऐसे माफियाओं पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। साफ तौर पर यही संदेश देना था। देखिए 2005 में जो वहाँ के जो विधायक थे बसपा से, जो मुझे जानकारी मिली कि जो राजू पाल, उनकी जब हत्या हुई थी उसके बाद जो उसके मुख्य गवाह थे वो थे उमेश पाल, और उमेश पाल भी मुख्य गवाह थे। तो ऐसे में उनको लगातार बताया जा रहा है कि 2007 में उनका अपहरण किया गया, 3 दिन तक बंधक बनाया गया। बंधक बनाने के बाद में काफी यातनाएं दी गई और ये धमकियां दी गई कि वे इस हत्याकांड में, यानी कि जो विधायक के जो हत्याकांड में किसी भी तरीके से जो अतीक अहमद उनके खिलाफ या जो बाकी अन्य नामजद जो लोग हैं उनके खिलाफ किसी भी तरीके की गवाही ना दे। लेकिन जब सत्ता वहां बदलती है, जब बसपा की सरकार वहां बदली और उसके बाद उमेश पाल की ओर से अतीक अहमद और अन्य लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया गया, तो यहीं से रंजिश बढ़ गई। लेकिन अतीक अहमद ने ये जो धमकियों का जो सिलसिला था वो जारी रखा और आखिरकार अभी हाल ही में 2023 में ये उमेश पाल का मर्डर भी हुआ। तो फिलहाल अभी तक तो उमेश पाल के जो 2006-7 में, वर्ष 2006 और 7 में जो अपहरण की जो वारदात थी उसका फैसला अभी आएगा। लेकिन बात है कि जो मर्डर जो उमेश पाल का अभी 2023 में हुआ उसमें भी अतीक अहमद नामजद है, तो क्या उसमें जो उनको सजा मिलेगी ये भी एक बहुत बड़ा देखने लायक होगा। आप देखिएगा तो